गुड मॉर्निंग। आज हम अपना क्लास लेक्चर नंबर 3 सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट जो लेक्चर में पढ़ा था वो यूनिट लोड मेथड में बीम में डिफ्लेक्शन और रोटेशन निकालना सीख लिया था। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है और इसके अंदर हम किस तरीके से रोटेशन और डिफ्लेक्शन निकालते हैं किसी भी बीम या फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की कि स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है। तो स्ट्रेन एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, व्हेन ए ग्रेजुअल लोड इज अप्लाइड ऑन एन इलास्टिक बॉडी द बॉडी इज स्ट्रेन्ड एंड वर्क इज डन इन द बॉडी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। This internal work done by the body in resisting the straining is called strain energy। मतलब इसका देखो सीधा सा मतलब क्या है, अगर हम कोई भी बॉडी है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और इस पर क्या हुआ, ये इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक और प्लास्टिक में आप अच्छी तरीके से जानते हो। इलास्टिक में क्या है कि जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट नहीं होता, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, फोर्स हटाने पर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि इस पर एक ग्रेजुअल लोड अप्लाइड किया कोई भी पी, इस लोड पी के कारण क्या होगा, इस बॉडी के अंदर एक वर्क डन होगा, द बॉडी इज स्ट्रेन्ड एंड वर्क डन इज डन। इसमें क्या होगा, कुछ इसकी शेप ऐसे चेंज होगी फोर्स लगाएंगे तो, या फिर ये क्या होगा इस तरह से बेंड होगा। अगर ये बीम है तो इस तरीके से बेंड होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इस बॉडी के अंदर एक इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब ये इस तरीके से डिफॉर्म होगा तो एक इंटरनल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और वो स्टोर्ड एनर्जी क्या करेगी, इंटरनल वर्क डन करेगी जो उस बॉडी की रेजिस्टिंग द स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग को रेजिस्ट करने के काम आएगा। तो वो क्या कहलाती है, स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी में किस तरीके से हम एक्सियल लोड के लिए स्ट्रेन एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं और किस तरह से हम स्ट्रेन एनर्जी के थ्रू हम किसी भी बॉडी पर डिफ्लेक्शन या मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो आगे चलते हैं, हम मान के चलते हैं कोई भी एक बीम है और जिस पर एक्सियल लोड लग रहा है। ये एक बीम है और इस पर एक एक्सियल लोड लग रहा है पी। इस लोड के अंदर के कारण इस बॉडी पर क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन आएगा इस तरीके से, ये डिफॉर्मेशन आएगा। लेकिन जब हम लोड और डिफॉर्मेशन का ग्राफ देखें, अगर हम लोड और डिफॉर्मेशन का ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ किस तरीके से होगा वो देखते हैं हम। मान के चलो ये मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ किस किस के लिए, इधर तो ले लेता हूँ मैं डेल एल और इधर ले लेता हूँ पी। ये तो है लोड और ये है डिफॉर्मेशन और लोड के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा बनता है, लीनियरली बनता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का, ये कैसा बनता है, लीनियर। और इसकी लिमिट यहाँ तक, ये मान ली मैंने पी और यहाँ तक ये आ रहा है जो डेल एल तक आ रहा है। और इस सेक्शन को हम क्या कर देते हैं, ये हमारी ये जो शो कर रहा है शेडेड एरिया, ये शो कर रहा है किसको, स्ट्रेन एनर्जी को। अब अगर स्ट्रेन एनर्जी का हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो देखो स्ट्रेन एनर्जी को अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था कि इंटरनल वर्क डन रेजिस्ट द स्ट्रेनिंग। हम क्या लिख रहे थे इसको, इंटरनल वर्क डन रेजिस्टिंग द स्ट्रेनिंग, ये लिख रहे थे हम। अब देखो अगर इस शेडेड एरिया को मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में इस ग्राफ को शो कर रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। बेस तो क्या है, 0 से लेके डेल एल तक जा रहा है तो बेस तो हो गया डेल एल, और हाइट कितने तक जा रहा है, पी तक, क्योंकि पी और डिफॉर्मेशन, लोड और डिफॉर्मेशन में ग्राफ प्लॉट किया था तो हाफ की जगह तो हाफ ही रह जाएगा डेल एल। अब जो डेल एल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको क्या लिख सकते हैं हम, PL अपॉन AE। इस डेल एल को हम क्या लिख सकते हैं, एलोंगेशन जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, PL अपॉन AE। तो PL अपॉन AE और इनटू में P। तो यहाँ से जो हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा P स्क्वायर L अपॉन 2AE। ये आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। तो पहला जो फॉर्मूला मिलता है वो हमें मिलता है इस तरीके से कि हम एक ग्राफ प्लॉट करें लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन के लिए, और उसमें हम देखें कि किस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है। अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम देखते हैं हुक्स लॉ क्या कहता है स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए। तो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं E, और यहाँ से ये E जो होता है ये होता है यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है, ये स्ट्रेस है इसको हम शो करते हैं, और ये स्ट्रेन, ठीक है। तो इससे देखो अब जो हमारा दूसरा फॉर्मूला आएगा वो किस तरीके से आएगा। अभी अभी हमने ये वाला फॉर्मूला ट्राई किया कि U इक्वल टू हाफ इंटू डेल एल इंटू पी। अब देखो इसी से दूसरा फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का किस तरीके से आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी। फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का U इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू डेल एल, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ से देखा। अब देखो जो फोर्स होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, P अपॉन ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं P को लिखना चाहूँ तो P बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, ये हो जाएगा। तो P की जगह तो मैं क्या वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, P की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा U इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू डेल एल। डेल एल क्या होता है, देखो डेल एल देखो हम क्या बोलते हैं, डेल एल डिफॉर्मेशन होता है। और जो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, अगर स्ट्रेन को हमें डिफाइन करना होता है तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल अपॉन एन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है। या इसको हम कैसे लिखते हैं, L2 माइनस L1 अपॉन एन, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। बात ये है कि L2 माइनस L1 क्या देता है, डिफरेंट बताता है कितना है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं यहाँ से डेल एल निकालना चाहूँ तो ये एल यहाँ चला जाएगा, तो डेल एल बराबर क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इंटू लेंथ। तो यहाँ से मैं इस डेल एल की जगह इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, स्ट्रेन इंटू एल। तो यहाँ रख देंगे स्ट्रेन इंटू एल, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, अब जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, अगर यहाँ से स्ट्रेन के फॉर्मूले को हम निकालें तो स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हो जाएगा। ई को कहाँ भेज देंगे, बटे में भेज देंगे। तो हम यहाँ पर जो स्ट्रेन रखा है हमने ये, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये फॉर्मूला किस तरह हो जाएगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू, इस स्ट्रेन की जगह क्या रखेंगे वापस से, स्ट्रेस अपॉन ई और इंटू में एल, ये रख देंगे। अब देखो, अब इस स्ट्रेस को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का स्क्वायर A इंटू एल अपॉन 2E, ये आ जाएगा। एरिया इंटू लेंथ, सब जानते हैं एरिया इंटू लेंथ बराबर क्या होता है, वॉल्यूम। तो इस एरिया और लेंथ की जगह क्या रख देंगे, वॉल्यूम। तो जो हमारे पास फाइनल स्ट्रेस एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर 2E और इंटू में V। तो स्ट्रेन एनर्जी का दूसरा जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू V। यहाँ पे सिग्मा तो क्या है, स्ट्रेस, V क्या है, वॉल्यूम, और E क्या है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमने स्ट्रेन एनर्जी के दो फॉर्मूले देखे। एक अभी देखा, जो हमने देखा क्या था, P स्क्वायर L अपॉन 2AE, और एक दूसरा हमने ड्राइव किया जिसका वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू V। अब देखो आगे, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की अगर बात की जाए, इसकी
नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की, तो उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है उसकी बात करते हैं। अगर मान के चलो कोई भी नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, अब देखो पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बॉडी में डिफरेंस समझ लो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बॉडी क्या होती है। मान के चलो अगर इस तरीके से कोई सेक्शन है, कोई एलिमेंट है, अगर इसके मैं कहीं पे भी सेक्शन काटूं तो जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या रहेगा, सेम। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, सेम। उसको तो बोलते हैं यूनिफॉर्म बॉडी। और अगर मैं इस तरह की कोई बॉडी है ये शेप की, और इसमें यहाँ पर अगर मैं एक सेक्शन काटूं तो ये जो होगी dx, और इसका जो एरिया होगा वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से हर जगह क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की जब भी बात होगी तो इस तरीके से बॉडी होगी, और एक ये सेक्शन ले लेंगे dx। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेन एनर्जी का u, वो होता है 0 से l, जो भी आप लेंथ लेंगे, लिमिट p² अपॉन 2ae और इंटू में dx। ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, एक्सियल लोडिंग में इन ट्रसेस। ट्रस में जहां भी बात होगी स्ट्रेन एनर्जी की और एक्सियल लोड दे रखा होगा, तो स्ट्रेन एनर्जी जो हम निकालेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए इस तरह से निकालेंगे, 0 से l लिमिट p² अपॉन 2a इंटू dx। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट से स्ट्रेन एनर्जी हम किस तरह निकालेंगे। अगर हमें बेंडिंग मोमेंट दे रखा है और हमसे कहे स्ट्रेन एनर्जी निकालो, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए स्ट्रेन एनर्जी किस तरीके से आएगी। अगर हम बात करें स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं हम ड्यू टू बेंडिंग के लिए। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू बी। ये फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले। बेंडिंग इक्वेशन सब अच्छी तरह जानते हैं, सबने पढ़ी होगी समूह के अंदर। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, जो बेंडिंग इक्वेशन को हम लिखते हैं वो लिखते हैं बेंडिंग इक्वेशन m अपॉन इसको लिखते हैं हम m अपॉन आई इक्वल टू E अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा b अपॉन वाई। इस तरीके से लिखते हैं बेंडिंग इक्वेशन को। m क्या होता है, मोमेंट, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, r क्या होता है, रेडियस कर्वेचर, सिग्मा b क्या होता है, शियर स्ट्रेस इन बेंडिंग, और y क्या होती है, डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो जो इसका फॉर्मूला होता है बेंडिंग इक्वेशन में से, अगर हम सिग्मा बी स्ट्रेस की कैलकुलेशन करें तो क्या होगी, सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई। मोमेंट के लिए कर रहे हैं तो देखो यहाँ से जो सिग्मा बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम अपॉन आई इंटू वाई। इस तरीके से हमें यहाँ से सिग्मा बी मिल जाएगा। अब बेंडिंग में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, सिग्मा बी ही तो है ये, तो सिग्मा बी की वैल्यू बस पुट कर देनी है नॉन यूनिफॉर्म बॉडी मान के, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी मान लेते हैं हम। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे वैल्यू तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 से l। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए देख रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए नहीं। फॉर्मूला था सिग्मा बी, सिग्मा बी की जगह हम किसका स्क्वायर रखेंगे, m अपॉन वाई इंटू आई, एम वाई अपॉन आई का स्क्वायर इंटू बी अपॉन 2e और इंटू में dx। ये वैल्यू रख देंगे हम उठा के। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की बात कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम को क्या लिख देंगे हम, dA इंटू dx। ये वॉल्यूम में हो गया, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मान रहे हैं वो स्मॉल मान रहे हैं, तो dA और लेंथ कितनी है, dx। ठीक है,
अब देखो उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे कैसे, 0 से L सबका स्क्वायर दे दें तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2e आई स्क्वायर इंटू dA इंटू dx, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी, कि अगर हम देखें वाई स्क्वायर इंटू dA, ये जो आप लोगों को दिख रहा है वाई स्क्वायर इंटू dA, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये क्या होता है वाई स्क्वायर इंटू dA, वाई स्क्वायर इंटू dA होता है आपका फ्रेम में वाई स्क्वायर इंटू dA मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई स्क्वायर dA होता है सेकंड डेरिवेटिव होता है, तो वाई स्क्वायर इंटू dA, इसको जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम आई, और आई क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आई, तो ये हो जाएगा 0 से L m स्क्वायर आई अपॉन 2ei और इंटू में dx, तो यहाँ 2ei स्क्वायर था, एक आई से एक आई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 0 से L, ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 2ei और इंटू में dx, ये फाइनल रह जाएगा हमारे लिए। तो ये जो इक्वेशन होती है ये हम यूज करते हैं किसमें, फ्रेम के लिए। फ्रेम्स में अगर हमें बेंडिंग इक्वेशन निकालनी है, वो स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, जो भी लिमिट होगी उसकी 0 से L m स्क्वायर अपॉन 2ei और इंटू में dx, और अगर मूवमेंट के लिए थ्रू डायरेक्ट हम लेंथ के लिए अगर यूनिफॉर्म बॉडी है कोई भी, ये तो थी नॉन यूनिफॉर्म के लिए, अगर हम कहें कोई यूनिफॉर्म बॉडी और डायरेक्ट स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, तो वो आपको याद रखना है, वो होता है m स्क्वायर L अपॉन 2ei। यूनिफॉर्म बॉडी के लिए बेंडिंग मोमेंट के थ्रू अगर हमें स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, m स्क्वायर L अपॉन 2ei। उसके बाद हम अगर शेयर में देखें स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला, अगर हम शेयर की बात करें, शेयर में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला देखें, तो शेयर के अंदर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हमको पता है। जब नॉर्मल स्ट्रेस को हम कैसे लिखते हैं, अगर बात है नॉर्मल स्ट्रेस की, नॉर्मल स्ट्रेस को हम लिखते हैं कैसे, सिग्मा, और जो शेयर स्ट्रेस को लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, टॉ। तो जब स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर की जब बात करेंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी का जो शेयर के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इक्वल टू टाउ स्क्वायर 2g इंटू v। तो शेयर के टर्म्स में भी हमें याद रखनी है स्ट्रेन एनर्जी टाउ स्क्वायर 2g इंटू v। और अगर ट्विस्टिंग की टर्म में पूछे, ट्विस्टिंग में स्ट्रेन एनर्जी बताओ, ट्विस्टिंग मोमेंट में, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो क्या होगी, U इक्वल टू जो भी लिमिट होगी उसकी 0 से L t स्क्वायर dx अपॉन 2gi, ये होगी ट्विस्टिंग मूवमेंट में जब भी हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी के हमने 4 फॉर्मूले देखे आज, और वो सब आगे हमारे काम आने वाले हैं जब भी हम किसी भी बीम की या किसी भी फ्रेम की या ट्रस में जब भी हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं हमारे एक सिलेबस में मेन थ्योरम है जिसका नाम है कास्टिग-ल्यूइस थ्योरम। कास्टिग-ल्यूइस थ्योरम क्या कहती है, देखो इधर, कास्टिग-ल्यूइस थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव निकाल लें
किसकी टर्म में, लोड की टर्म में या मूवमेंट की टर्म में, तो वो हमें उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन या रोटेशन दे देती है। देखो किसी भी बीम के लिए दो चीजें हैं, एक तो हम कैलकुलेट करते हैं डिफ्लेक्शन और एक हम चीज करते हैं रोटेशन या स्लोप, जो भी इसको बोलते हैं, रोटेशन स्लोप कुछ भी बोल सकते हैं आप, रोटेशन बेटर। तो डिफ्लेक्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो है, आप स्ट्रेन एनर्जी को लोड से क्या कर लो, डेरिवेटिव निकाल लो, तो क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है। और अगर आप स्ट्रेन एनर्जी को मूवमेंट के डेरिवेटिव निकाल लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, रोटेशन। तो कैसे, कैस्टिग्लियोस थ्योरम क्या कहती है कि आप डिफ्लेक्शन कब निकाल सकते हो, जब आप स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव कर दो किसके लिए, लोड के लिए। और अगर आप स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव कर देते हो किसके लिए, मूवमेंट के लिए, तो क्या मिल जाता है, इधर तो मिल जाएगा डिफ्लेक्शन और इधर मिल जाएगा रोटेशन। अब अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है वो देखो। अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें हमारे उसके अंदर तो फॉर्मूला बनेगा क्या, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला बनेगा डिफ्लेक्शन का 0 से L d/dp 0 से L ये रहेगा, और क्या होगा, mx² dx अपॉन में क्या आ जाएगा, 2EI। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला देखा था स्ट्रेन एनर्जी का, m² x dx अपॉन 2EI। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या होगा, देखो आगे, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, ये जो भी लिमिट रहेगी 0 से L की, mx² का तो क्या हो जाएगा, 2mx dmx/dp इंटू dx, और अपॉन में क्या रहेगा, वही जो हमारे अभी था क्या, 2EI। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आएगा डिफ्लेक्शन का वो आएगा, जो भी लिमिट रहेगी इसकी 0 से L mx dmx अपॉन dp dmx अपॉन dp dx अपॉन में ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा किसका, डिफ्लेक्शन। अब स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू जो हमने निकाली थी mx² dx अपॉन 2EI, वो हमने u की जगह रिप्लेस कर दी, इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया 0 से L mx dmx अपॉन dp की अपॉन में EI और इनटू में dx। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैस्टिग्लियोस थ्योरम में हम डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। जब हम रोटेशन की बात करेंगे तब रोटेशन में हम किसके अपॉन में ले लेते हैं, यहाँ तो लोड की बात हो रही थी, वहाँ पे किसकी बात होगी, मोमेंट की। तो अगर रोटेशन में बात होती है तो किसकी बात होती है, डेल U बाई डेल M। वही स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आएगा पूरा की पूरा, लेकिन किसके लिए डेरिवेटिव निकालेंगे, मोमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम एक और स्ट्रेन एनर्जी की टर्म्स में हमसे पूछता है कि अगर कोई भी प्रिज्मेटिक बार है, उसके सेल्फ वेट और लोड के कारण, सेल्फ वेट के कारण जो स्ट्रेन एनर्जी है, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, हम देखते हैं जो एक फॉर्मूला हमारे, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट।
देखो सेल्फ वेट है इसका W, सेल्फ वेट क्या है W है, और जो इसकी लेंथ है टोटल लेंथ वो कितनी है, वो है L, और एक हमने बीच में ये सेक्शन ले लिया, ये सेक्शन है dx, ठीक है, और हमसे पूछा जाता है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर 1 लैम्बडा की पावर 2 l की पावर 3 अपॉन 6e। लैम्बडा आप लोग जानते हैं सिलेंडरनेस रेशो, ए क्या होता है एरिया, एल क्या है लेंथ, ई क्या है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जहां पर अगर लैम्बडा की वैल्यू हमसे पूछी जाए तो लैम्बडा होता है W अपॉन V, ठीक है। तो आज हमने देखा कि स्ट्रेन एनर्जी के कितने फॉर्मूले हैं, कितने तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस की टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि स्ट्रेन एनर्जी अगर हम बात करें किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए तो उसका अलग फॉर्मूला था। स्ट्रेन एनर्जी को अगर हमने बेंडिंग के लिए देखा तो उसका अलग फॉर्मूला था। स्ट्रेन एनर्जी को अगर हमने ट्विस्टिंग में देखा तो उसका अलग फॉर्मूला था। मेन चीज़ है ये जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारे कैस्टिग्लियोनेस थ्योरम और स्ट्रेन एनर्जी ऑफ प्रिज्मेटिक बार। ये दोनों देखते हैं। कैस्टिग्लियोनेस थ्योरम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर हमें दो चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ जो हमें किसी भी बीम या किसी भी मेंबर के लिए डिफ्लेक्शन और दूसरी चीज रोटेशन। तो सिलेबस में ये दोनों चीजें हैं कि आपको ये दोनों आने चाहिए, डिफ्लेक्शन और रोटेशन। किससे? हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि हमें अगर कोई भी बीम दे रखा है या कोई भी फ्रेम दे रखा है तो उसमें हम किस तरह स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। उन स्ट्रेन एनर्जी के को रेफरेंस मान के हम डिफ्लेक्शन और रोटेशन निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।